नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्ष्य आनंद और मैं स्वागत करता हूँ आपका एंडेवर प्रिपरेशन के इस प्लेटफॉर्म में। सबका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो टॉपिक हाल ही में चर्चा में रहा है, उसी के बारे में एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ मैं। ठीक है, उत्तराखंड में इस लॉ को एप्लीकेबल करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में भी आपने कटिंग वगैरह देखी होगी, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन-सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? इसका मतलब क्या है? पहला कौन-सा राज्य हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था, आपको पता होगा जो गोवा है, गोवा में पहले पुर्तगाल का राज था, नहीं है? जो पुर्तगालीज़ लोग थे, उनका राज चल रहा था, ठीक? हमने तो आज़ाद कराया ना, जैसे क्या हुआ था हर एक मतलब प्रधान बने हुए थे, कि जम्मू कश्मीर के एक अलग चीफ बने हुए हैं, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब क्या था रियासतें थी। तो पुर्तगाल क्या था पूरे कैप्चर किसके बाद था? गोवा, ठीक? अब क्या हुआ जब पोर्टुगीज़ ने यहाँ पर राज करा हुआ था, तो यहीं पे एक लॉ था जिसका नाम क्या था? पोर्टुगीज़ सिविल कोड, ठीक है? अब उसी को हमने चेंज करके क्या कर दिया? यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका नाम दे दिया, सिंपल सी बात है, ठीक? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी से नाम दे दिया, तभी कहते हैं कि पहला जब 1961 में आज हमने आज़ाद कराया ना गोवा को, तभी इस लॉ को हमने उसके सामने दे दिया था। और इसी को हम कहते हैं कि पहला स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, उसका नाम क्या है? गोवा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक? अब एक बात और, अब आज़ादी के बाद 1947 के बाद ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य नहीं। पहला राज्य कौन-सा बनने वाला है आपका? उत्तराखंड बनने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है? अब दूसरी बात क्या है? अब देखिए हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में जो सिविल कोड आपका लागू होने वाला है, उसके लिए क्या-क्या प्रावधान है। ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए उत्तराखंड यूसीसी बिल का प्रावधान क्या है? मतलब इसमें क्या-क्या कंडीशंस आपको मिलेंगी इसमें। इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ सन एंड डॉटर, जैसे कि 90% केसेस में क्या बहुत केसेस में देखा गया है जब प्रॉपर्टी होती है फादर की प्रॉपर्टी सीधी चली गई, भैया लड़के हैं, लड़की है, हमारी बहन है, बहन तो ब्याह गई, बहन की शादी हो गई, प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी नहीं। तो इसमें क्या है कि भैया प्रॉपर्टी जो है आपको पूरी दोनों हिस्से में बटेगी, सन को भी मिलेगी और डॉटर को भी मिलेगी। पहला प्रावधान है। आपको दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का जो एलिमिनेशन है, जो अब भेदभाव होता है, उसको खत्म करेगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एक कपल है, ठीक है? एक कपल है, उन्होंने शादी करी, उन्होंने एक बेबी पैदा किया, ठीक है? तो वो लेजिटिमेट के अंदर आ गया। मान लीजिए उन्होंने शादी नहीं करी लेकिन उनका बेबी हो गया, होता है ना जैसे एक एक औरत से जैसे मान लीजिए इस औरत ने फिर दूसरी दूसरे के संग शादी कर ली, मान इनके संग एक बेबी है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए बिना शादी अगर बेबी जो किया है, अगर बिना शादी के किसी कपल ने बेबी कर लिया है, उसके बाद में अगर शादी करी है, तो उसका प्रॉपर्टी राइट से कोई हक नहीं होगा, ना। अगर आपने शादी के पहले अगर किसी बेबी को जन्म दिया है, जो कि थोड़ा इल्लीगल है माना जाता है, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं उसके बाद और शादी के बाद अगर आपका कोई बेबी होता है, तो उसका भी उतना हक होगा और इस पुराने वाले का भी उतना ही हक होगा। तो इसका जो भेदभाव है, एक्सटिंक्शन जो है, डिस्टिंक्शन जो हम लोग करते हैं, ये चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है? इंक्लूसिवली ऑफ अडॉप्टेड एंड बायोलॉजिकल बॉर्न चिल्ड्रन। अब क्या होता है, बहुत कपल ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो फादर-मदर नहीं बन सकते, आपको पता होगा। मतलब बहुत केस ऐसे होते हैं, जिसमें आईवीएफ के द्वारा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मतलब बच्चे आ जाएँ, है ना? बच्चे हो जाएँ, लेकिन नहीं हो पाता। तो जो बोर्न थ्रू सरोगेसी, सरोगेसी मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आप ही का कोई रिलेटिव, समझ रहे हैं? आप ही कोई के रिलेशन में अगर कोई अगर बच्चा पैदा करके उनको दे देता है, उसको सरोगेसी कहते हैं। लेकिन अगर इंडियन कानून को आप पढ़ोगे, लॉ को, तो ये पहले क्या था, अब क्या होता है कि कोई भी अगर बेबी पैदा कर रहा है, उसके बाद वो कुछ पैसे वगैरह डील करते हैं, उसके बाद बेबी पकड़ा देते हैं कपल को। लेकिन अगर आप इंडियन कानून में देखोगे तो अभी लॉ आया था कुछ साल पहले, इसके मुताबिक क्या रखा गया दोस्तों कि हाँ, आपका रिलेटिव ही आपके वो जान-पहचान का ही होना चाहिए। तो उसके बारे में भी दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऑन इक्वल फुटिंग विथ देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। कोड विल ट्रीट चिल्ड्रन अडॉप्टेड बोर्न विथ लेगेसी और बोर्न असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इक्वल फुटिंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड मिलेगा या कोई अगर आईवीएफ के थ्रू आएगा या अगर आपको किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हो, तो उसके लिए अलग कानून है ना। कानून तुम्हारे बच्चे के लिए भी सेम है, कानून एडॉप्ट सरोगेसी वाले के लिए भी सेम है, एडॉप्ट वाले के लिए भी सेम है। इक्वल राइट्स आफ्टर द डेथ, बहुत बार देखा गया है कि जब पर्सन का डिमाइस हो जाता है, बिल क्या करेगा, इक्वल राइट देगा स्पाउस और चिल्ड्रन को। देखो बहुत केसेस आपने देखे होंगे, बच्चे जो होते हैं माता-पिता को जैसे बड़े होते हैं, मतलब माता-पिता को दर-दर भटकना पड़ता है। ठीक है? अगर मान लीजिए वाइफ आई, वाइफ के संग मतलब टैकल करने के चक्कर में नहीं बन पाई सासू माँ से बहू की, तो भई एक काम करो माता-पिता आप निकल लो, साइड हट लो। बहुत आपने केस देखे होंगे, ठीक है? तो अब इस केस में क्या मान लीजिए
खुदा ना खास्ता किसी के फादर की या किसी के जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है किसी के फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है? एक जो पति की डेथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका प्रॉपर्टी राइट सिर्फ़ आपकी किस पे होगा बहू पे मतलब खाली उसकी बीवी पे होगा, ना। उनकी जो वाइफ होंगी उस पे भी प्रॉपर्टी राइट होगा, उनके जो बच्चे होंगे उस पे भी आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी राइट ये लॉ आपको प्रोवाइड करेगा। वेयर ओनली द मदर हैड राइट्स टू रिसीव द प्रॉपर्टी। तो पहले क्या था खाली माँ के पास था कि खाली माँ के पास जाएगा, आपने देखा होगा। अब क्या है बच्चे के भी पास आएगा और माँ के भी पास। समान नागरिक संहिता क्या है? कुल मिला के अगर मैं शुद्ध सिंधी भाषा में बोलूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपका वर्डिंग ही बता रहा है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड का मतलब क्या है? प्रोविजन, सिविल का मतलब क्या है? नागरिक, यूनिफॉर्म मतलब समान, सिंपल सी बात है, इसको एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे, सर एक बात बताओ कि यूनिफॉर्म सिविल क्या पहले क्या हमारे में समान नागरिकता नहीं है? बिल्कुल है भाई, कौन नहीं है? अगर आप देखो मैं आपको बताऊँ, लॉ जो होते हैं ना यार दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके सिविल लॉ, ठीक? और एक होता है क्या आपका क्रिमिनल लॉ होता है। क्रिमिनल लॉ के लिए तो समान अधिकार है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एससी, एसटी, पड़ोसी, गाला, काला, गोरा, छोटा, मोटा, किसी ने भी कोई क्राइम किया, सबको सेम सजा है, सबको सेम सजा है भैया। लेकिन जब सिविल लॉ की बात आती है तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये नहीं होता है। देखिए इन केस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। जब आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, जब आप किसी से मैरिज करते हैं, जब आप डाइवोर्स लेते हैं, मुस्लिमों में क्या होता है तलाक 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 मामला खत्म, चलो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। हाँ भाई हिंदू में क्या होता है पूरा डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स वगैरह के जो केस डलता है उसके बाद डाइवोर्स ले लेते हैं, नॉर्मल 6 महीने की प्रक्रिया होती है ना। ऐसे नहीं कि जैनों का अलग है, हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, ऐसे नहीं करना है। अब क्या है एक ही प्रावधान रहेगा भैया, एक तरीके से शादी होगी, एक लॉ डाइवोर्स के लिए होगा, इनहेरिटेंस के लिए एक लॉ, अडॉप्ट करना है तो भी एक लॉ, कुल मिला के एक लॉ, वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक। अब आपको एक बात बताऊं, जब आप इसको पढ़ोगे ना देखो 1947 में भी ये चर्चा का विषय था, 1967 में भी था, ये 2024 में भी है और अगर 2050 में इसकी बात होगी तो भी ये चर्चा का विषय बना रहेगा। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, था और रहेगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान मतलब देखो आर्टिकल जो 44 है ना इसके रिगार्डिंग हो सकता है आपको पूछ ले कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उससे रिगार्डिंग आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 क्या कहता है, डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये स्टेट का अधिकार है, ये क्या है स्टेट का अधिकार है। स्टेट शेल एंडेड टू सिक्योर फॉर सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये राज्य का अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे के पूरे राज्य में प्रावधान उसका करेगी। कौन करेगी, ये राज्य सरकार का अधिकार है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ही देता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आर्टिकल 37 अगर आपने सुना हो ना, आर्टिकल 37 ये भी बोलता है कि आप इसको कानून के द्वारा क्या इसको नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आप लागू नहीं कर सकते हैं, इसको आप किसी पे थोप नहीं सकते या लागू नहीं कर सकते। हाँ, इसका जिक्र जरूर है डीपीएसपी का, ये जो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं जिक्र जरूर है, पर ये इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ये नहीं है, ये आर्टिकल 37 कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समान नागरिकता संहिता का इतिहास। देखिए अगर हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, पहले कब आया, क्यों आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब थी 1835 की एक रिपोर्ट थी आपकी, कॉलोनियल इंडिया की, उसमें ये बताया गया था कि नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी, जो आपके बीएन राव साहब थे एडवाइजर तो उस समय थे, उन्होंने बोला था कि हमें एक ही कानून होना चाहिए क्राइम में, एविडेंस में, कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। आप देखते होंगे कि मुस्लिम के लॉ, हिंदू के लॉ बहुत ज्यादा फर्क है, हिंदू हिंदू के लॉ पर्सनल लॉ में। तो एट द एंड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड टू एस्टैब्लिश बीएन राव कमेटी। आपने देखा भी होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन था, तो बी एन राव साहब थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो उनको बोला था कि हम कोडिफाई कर सकते हैं हिंदू लॉ को टू बिकॉज ऑफ सर्ज लॉ इन प्राइवेट इश्यूज। इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ हिंदू लॉ कमिटी, ये हिंदू लॉ कमिटी को सौंपा गया था कि जो भी हिंदू लॉज हैं उसको बताइए कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब किस किस चीजों में हम प्रावधान कर सकते हैं, किन किन चीजों में प्रावधान नहीं कर सकते हैं। अगला क्या है, द कमिटी रिकमेंडेशन ग्राउंडेड इन स्क्रिप्चर्स स्टिपुलेटेड दैट वुमेन शुड एंजॉय इक्वल राइट। आपको पता ही है, देखिए अब हाल ही में तो देखिए जो लड़कियां हैं, आप अगर आप देखोगे लड़कियां हैं
उन्होंने मतलब लड़कों से भी ज़्यादा नाम किया है। पहला अगर आप देखोगे मैं बात करूँ अगर जो क्रिकेट टीम हो गई हमारी, ठीक है? आर्मी में जो भर्ती है, हमारी जो नेवी है, एयर फोर्स है, किस तरीके से लड़कियों ने परचम लहराया। अभी यार अगर परेड भी देखोगे तो जो वुमेन की जो बैरक परेड थी, कितनी बढ़िया शानदार तरीके से परेड दिखाई थी। तो उसी को आगे करते कि वुमेन शुड एन्जॉय इक्वल राइट उनको भी पूरा समान अधिकार का लाभ है। हिंदू मैरिज और सक्सेशन आफ्टर 1937 एक्ट के तहत उन्होंने अडॉप्ट किया था। अब ये जो सजेशन दिए गए थे ना बीएन राव कमेटी और सब जब पूरी कमेटी बनाई गई थी, इन सजेशन को लेड किया था 1956 एडॉप्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट सच दैट अमेंडेड द लॉज पर्टेनिंग टू इन्वेस्टिगेट अनविल्ड सक्सेशन अमंग सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू बट देयर आर डिस्टिंक्ट रूल्स ऑफ क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड पारसीज। तो इनकी तो देखो समानार्थता मिल रही थी सिख, जैन, हिंदू और जैन, बुद्धिस्ट। लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो बट वर डिस्टिंक्ट पर्सनल रूल्स इनमें जो है थोड़े से ना ज़्यादा पर्सनल रूल्स आ रहे थे किसमें क्रिश्चियन में, मुस्लिम और पारसी लोगों में। अब देखिए अगर मैं बात करूँ कि देखिए हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहा है और शायद बना ही रहेगा। लेकिन हमारा काम क्या है थोड़ा-सा आपको समझाना, क्लैरिटी देना, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो रहा है, आखिर है क्या? अगर मैं बात करूँ इसके पक्ष में बात करूँ तो देखिए सीधी बात है जेंडर जो ये ना बहुत बड़ा पॉइंट है, लिखने में बहुत छोटा पॉइंट है, अभी भी बता रहा हूँ जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है ना? तो जेंडर पैरिटी अपॉर्च्युनिटी इक्वल होगी, सबको समान अधिकार से चीज़ें मिलेंगी, समान अधिकार से आप चीज़ों को ले सकते हैं, अपॉर्च्युनिटी अगर उसको मिलेगी तो हमें भी मिलेगी। 2 धर्म हैं, दोनों धर्म को अपॉर्च्युनिटी मिलेगी एक तरीके से। सिम्प्लिफिकेशन ऑफ लॉज़, सेफगार्डिंग द वीकर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो भी छोटे कस्बे के लोग हैं, उनको उठना मतलब होता है ना कि यार गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, छोटों को कोई देख नहीं रहा जो गरीब लोग हैं ना, उनके लिए भी एक तरीके से उनको होता है कि एक उठने का मौका मतलब जो वीकर मेंबर है उन पे फोकस करेगा कि किस तरीके से उनको सेफगार्ड मिल सकती है कि कोई ऐसा नहीं है कि कानून अमीरों का कोई कानून होगा, गरीबों का कोई कानून नहीं होगा, ना। पूरी तरीके से अगर अमीरों पे कानून वो लागू है तो वो गरीबों पे भी कानून लागू होगा। अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो, वो दोनों पे लागू होगा। अगर मैं विरुद्ध की बात करूँ इसमें विरोध क्या है? देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे भारत में आपको पता ही है कितनी जातियाँ हैं। हमारा भारत कितनी जातियाँ हैं अनगिनत, अनगिनत हमारे यहाँ भारत जातियाँ हैं और डाइवर्सिफ़ाई है। हमारा जो भारत का जो अगर आप स्टेटस कहोगे तो डाइवर्सिफ़ाई डाइवर्सिटी बहुत है। हिंदू, जैन, ईसाई यहाँ के ये लॉ होता है, वहाँ पे ये प्रथा चल रही है, वहाँ पे ये प्रथा चल रही है। तो इसके प्रति कहेगा यार हमारे धर्म से छेड़छाड़, कम्युनल वॉयलेंस दंगे वगैरह होते हैं ना कि यार नहीं हमारे धर्म के विरुद्ध कैसे कर सकते हो? पॉलिटिक्स इसमें आपको पता ही है, अपोज़िशन कहता है नहीं आप किसी के पर्सनल मैटर में क्यों दाखिल दे रहे हो? ये सब आपके क्या है रिलिजियस फ्रीडम। अब आर्टिकल 25 आपको बोलता है कि आप फ्रीडम ऑफ रिलिजन बोलता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना? कि आप कोई भी धर्म चुन सकते हो और धर्म के हिसाब से आप चल सकते हो। अगर जब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो हम जब अगर मुस्लिम धर्म अपने अपने तरीके से या क्रिश्चियन धर्म अपने तरीके से शादी, एडॉप्शन इनको नहीं कर पाएगा तो फिर ये थोड़ा बहुत बहस का मुद्दा बन जाता है। ये विरुद्ध तर्क हो गए इसके। अब अगर मैं इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात करूँ, अगर कुछ केस जो पहले इसके इसी से संबंधित हैं, आपका शाहबानो केस था आपका 1985 में आया था, सारा मुदगल 1995 में और जो शारा बानो अभी कुछ साल पहले ट्रिपल तलाक का जो केस था, एक बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला जिसमें ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया था 2017। ठीक, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और एक बात और याद रखिएगा, आपको पता होगा कि पता है एक और अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, अगर विरुद्ध में अगर मैं जाऊँ, विरुद्ध में अगर पर्सन देखो, जैसे मान लो एक मोटर व्हीकल एक्ट आपको पता हो एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट आया, अब किसी राज्य सरकार ने कहा, स्टेट ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपना राज्य का कानून लाएँगे। तो ये भी चीज़ है, सेंट्रल में कौन-सी गवर्नमेंट है? बीजेपी है। जहाँ-जहाँ बीजेपी जिन-जिन स्टेट में बीजेपी है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जहाँ कांग्रेस है या कोई लोकल पार्टी है, वहाँ पे फिर ये मुद्दा वाला मतलब छेड़-छाड़ वाला मुरुद बन जाता है, ठीक है? तो चलिए थैंक यू सो मच, आज ही था इतनी वीडियो के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही वीडियोज़ को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।